हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ हर्टलेस प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विभूषण किताब पढ़ रहा था रोज़ आइलैंड के रोज़ सिटी के बारे में। ऐसी सिटी जो कि गुलाबी शहर कहलाया करती थी और बहुत खूबसूरत थी कि अचानक से तभी उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने फटाफट से वो किताब बंद की और अपने सरहाने के नीचे रख दी। मुस्कुराते हुए वो दरवाज़ा खोलने गया और सामने यहाँ पर शाओशिनचेंग खड़ा था। उसने कहा कि आप वो बुक। विभूषण ने कहा कि मुझे उस बुक को पढ़ना है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं उस बुक को अपने पास रख सकता हूँ। शाओशिनचेंग ने विभूषण की तरफ देखा, बहुत भोली सी शक्ल बनाई और कहा कि पर अगर किसी को पता चल गया कि वो बुक आपके पास है तो मेरा क्या होगा। विभूषण ने तुरंत ही ओमेगा के हाथ पकड़ते हुए शाओशिनचेंग की आंखों में देखते हुए दिलासा देते हुए कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है शिनचेन, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और कुछ भी होगा ना तो मैं कह दूँगा कि मैं गलती से ये बुक उठा लाया था। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं पढ़कर खुद ही जाकर इसे पुस्तकालय में यानी कि लाइब्रेरी में रख दूंगा। यहाँ पर वो धीरे से शाओशिनचेंग के हाथ पे हाथ फहराता है। शाओशिनचेंग भी मुस्कुराहट देता है और कहता है कि वो मैंने अभी देखा। विभूषण ने कहा कि क्या देखा। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि शुयिंग वापस आ गया। मैंने देखा कि अभी ना मैं बाहर गया था, मुझे ना चाय ख़त्म हो गई थी तो चाय पत्ती लेने जाना था, तो इसलिए मैं जब बाहर गया तो मैंने देखा कि शुयिंग वापस आ गया है। हेंगुनजुन के जो पैलेस है वो उधर जा रहा था। मैं आवाज़ भी नहीं लगा पाया क्योंकि वो शायद जल्दी में था। क्या हम आज शुयिंग से मिलने जा सकते हैं? वो इकलौता दोस्त है ना मेरा यहाँ पे, इसलिए क्या चले हम? विभूषण को एकदम से याद आया कि हेंगुनजुन ने उसे मना किया है किसी से भी दोस्ती रखने के लिए, इसलिए वो थोड़ा सा घबराया और बोला कि शाओशिनचेंग, हम ओमेगास हैं, इस तरह से किसी अल्फा से मिलने जाना ठीक नहीं लगता, लोग क्या सोचेंगे। और यहाँ पर शाओशिनचेंग एक सैड सा चेहरा बना लेता है और अपनी उंगलियों से खेलते हुए बिल्कुल भोला बनते हुए कहता है कि मतलब कि हम नहीं जा सकते, आप मना कर रहे हैं। विभूषण ने गले को थोड़ा ठीक करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। उसने विभूषण की तरफ थोड़े से आंखों में नकली के आंसू लाते हुए कहा कि मेरा बहुत दिन से मन कर रहा है उससे मिलने का, उससे बातचीत करने का, क्या हम नहीं जा सकते? विभूषण ने यहाँ पर उसकी भोली सी चेहरा देखकर गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है शाओशिनचेंग, अगर तुम जाना चाहते हो तो चलेंगे, पर याद रखना कुछ भी हो जाए हेंगुनजुन की नज़रों में मत आना। हेंगुनजुन को बिल्कुल पसंद नहीं है हमारे पैलेस से लोग उनके पैलेस में आना जाना करें। तुम जानते हो ना पॉलिटिक्स कैसी चलती है यहाँ पर, सभी लोग गलत समझेंगे कि आखिर एम्प्रेस के पैलेस से लोग हेंगुनजुन के यहाँ क्यों जा रहे हैं। यहाँ पर शाओशिनचेंग अपनी उंगलियों से खेलता रहता है और कहता है कि मैं समझता हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ कि एम्परर कैसे हैं, सब कुछ कैसा रहा। ये बात आकर हम एम्प्रेस को भी तो बता सकते हैं। आपको नहीं लगता कि एम्प्रेस खुश हो जाएंगे? मैंने देखा है जब से वो एम्प्रेस युद्ध पे गए हैं ना, तब से एम्प्रेस बहुत दुखी रहती हैं। मतलब वो अपनी पढ़ाई के लिए तो पूरा का पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें तड़प रहती है संदेश आने की, वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसे ग्लोरीफाई करके चीज़ें बताई जा रही हैं, उन्हें सब सुनना है। जो भी पराक्रम हमारे सम्राट ने युद्ध भूमि में दिखाया है, आपको नहीं लगता हमें चलकर शुयिंग से पूछना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि हम वापस आकर यहाँ पर होने वाली सम्राज्ञी को ये सब बताएं। वो कितनी खुश होंगी ना। पता है, मैंने उन्हें काफ़ी बार रोते हुए देखा है। यहाँ पर विभूषण थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि पिछले 1 महीने से जनचा की क्या हालत है, कितनी बुरी हालत में वो रह रहा था, कैसे कैसे उसके मन में ख्याल आते थे। उसे डर लगता था कि अगर सम्राट को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, उसे अशुभ करार दे दिया गया तो युनमक के लोगों के लिए मृत्यु से बड़ा क्या ही दंड होगा।
उसे हर पल अपने परिवार वालों की बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। उसका दिल भी नहीं लगता था, उसे अजीबोगरीब ख्याल सताया करते थे कि अगर सम्राट को कुछ हो गया, कुछ भी, या फिर सम्राट के दिल में कोई और ओमेगा आ गया। क्योंकि होता है ना, कभी कभी संधि के माध्यम से शादी के प्रस्ताव रख दिए जाते हैं, तो उसके मन में अनेकों ख्याल आ रहे थे। ये अनेकों ख्याल आना स्वाभाविक था, क्योंकि बहुत स्वाभाविक सी बात थी कि जंगछा सम्राट से दूर है और वो जानता है कि अगर वो सम्राज्ञी नहीं बना तो मृत्युदंड उसका इंतज़ार करेगा, और उसका ही नहीं, उसके पूरे परिवार का खात्मा हो जाएगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और वेवुशन भी ये चीज़ भली भांति समझता है, इसलिए वो शुयिंग से मिलने के लिए शाओ शिनचेंग को हाँ कह देता है, और दोनों शाम का इंतज़ार कर रहे थे। वेवुशन वापस से अपने कमरे में जाता है और उस पुस्तक को पढ़ना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल वो अपने दिमाग को फ्रेश रखना चाहता है, इसलिए तुरंत ही उस पुस्तक को अपने बिस्तर के नीचे से उठाकर अपने कमरे में अपने एक रोब के नीचे रख देता है, अलमारी में रोब के नीचे रख देता है। ये मुझे बोलते हैं कि प्योर नहीं आप चाहता वांगशन फैन नहीं हो इस तो तरह की पुस्तक पर किसी भी नौकर या किसी भी व्यक्ति का ध्यान जाए, कोई भी ज़रा सा भी संदेह करे कि वो आखिर करना क्या चाहता है, या फिर किसी के मन में ज़रा सा भी संदेह आए कि आखिर सम्राज्ञी का अटेंडेंट क्या करना चाहता है, क्योंकि उसकी एक भूल भारी पड़ सकती है जंगछा पे। यही सोच रहा था वो, और चुपचाप एक जगह बैठा हुआ था। वो इंतज़ार करता है शाम के होने का। यहाँ से सीन चेंज होता है। अचानक से जिन गुआंगशान ने बहुत सारे गिफ्ट्स नी पैलेस भिजवा दिए थे, जिसमें से कुछ फ्रूट्स थे, कुछ कपड़े थे। हालांकि उसने नीमिंगजू को खुश करने के लिए थोड़े अच्छे तरीके की चीज़ें भिजवाई थी, पर वही था ना कि जिन गुआंग्याओ से उसे इतना ज़्यादा लगाव नहीं था, जिन गुआंगशान को, इसलिए वो नीमिंगजू के लिए नॉर्मल तरीके की चीज़ें भेजना चाहता था। हालांकि उसके ओहदे को देखकर कुछ अच्छे गिफ्ट्स भी भेजे गए थे, पर उन गिफ्ट्स को रिसीव नी होइसेंग करता है, क्योंकि नीमिंगजू को यहाँ पर भव्य आयोजन की तैयारी में पूरे तन मन धन से वो सम्मिलित हो गया था, और वो उसकी तैयारी कर रहा था, क्योंकि जल्द ही शिजन आने वाला है और वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो सम्राट को अच्छी तरीके से वेलकम देने के बाद, उसका स्वागत करने के बाद अपनी शादी की घोषणा करना चाहता है पूरे दरबार के सामने, ताकि उससे खुश होकर एम्परर उसके खिलाफ ना जाएं, बल्कि सभी लोगों को उसे कहीं ना कहीं प्रेरित करें, खुश हो जाएं, क्योंकि वो जानता है कि अगर सम्राट ने गुस्सा किया या फिर सम्राट को ऐसा लगा कि वो एक ऐसे ओमेगा पर निगाह डाल रहा है जिसे कभी सम्राट के लिए चुना जाने वाला था, तो अनर्थ हो सकता है। इसलिए वो पूरे तन मन धन से सारी चीज़ों में लगा हुआ था। लेकिन नी होइसेंग जब वो गिफ्ट देखता है जो कि जिन परिवार की तरफ से आए थे, तब उनमें कुछ चीज़ें नॉर्मल थी और कुछ चीज़ें महंगी थी। महंगी चीज़ें तो वो देखता है, लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल चीज़ें देखता है उसका गुस्से का पारा और भी ज़्यादा चढ़ जाता है। वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका भाई इतनी बड़ी पोस्ट पे है, सम्राट यहाँ से जाने के बाद सारी अथॉरिटी उसके भाई को देकर गया था, उसके बावजूद भी जिन परिवार में इतनी हिम्मत है कि उसके भाई को नीचे दिखाने के लिए आम सी चीज़ें दे रहे हैं। हालांकि आम और ख़ास उन लोगों के लिए मैटर नहीं करती थी, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे जिन गुआंगशान जानबूझकर उसके भाई को नीचे दिखाना चाहता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। उस थाली में जो नौकर लेकर आया था उस थाली को पटक देता है, फेंक देता है। उसे गुस्सा आ रहा था कि किस तरीके की चीज़ें उन्हें दी गई हैं। हालांकि किसी छोटे परिवार से ये गिफ्ट आया होता ना, उसे कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो जानता था कि कोई बड़ी मुश्किलों से चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है। लेकिन उसे यहाँ ये गुस्सा आ रहा था कि सब कुछ अफोर्ड करने के बावजूद भी जिन गुआंगशान उन्हें नीचे दिखाना चाहता है, और कहीं ना कहीं वो जानबूझकर जिन गुआंगशान ऐसी हरकतें कर भी रहा था, क्योंकि वो नी मिंगजू को अपने से नीचे रखना चाहता था। वो नहीं चाहता कि जो कोर्ट के अंदर, सम्राट के कोर्ट के अंदर उसकी स्थिति है, उसकी पोजीशन है, वो किसी और को मिल जाए। और हाँ, उसे कॉम्प्लेक्स महसूस होता था, उसे जलन भी महसूस होती थी, और उसे ऐसा लगता था कि उससे छोटी उम्र का व्यक्ति कैसे उससे ऊपर जा सकता है, क्योंकि वो खुद को किंग मेकर माना करता था। उसे ऐसा लगता था कि किंग बनाने की जो आदत है, या फिर सम्राट बनाने की जो आदत है, जो एम्परर बनाने की आदत है, वो उसकी है, वो जगह उसकी है, और जो सम्राट को बनाता है उसकी उपाधि तो सबसे ऊपर होनी चाहिए ना। तो नी मिंगजू को जब इतनी अथॉरिटी मिली हुई है तो उसे गुस्सा आता है, उसे चिड़न मचती है।
उसे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही नहीं आगे उड़ रहे लैन परिवार के लोग, क्योंकि अगर बहुत पहले वो चाहता तो इस गद्दी को पा सकता था, पर उसने नहीं पाया। कभी कभी उसे अफसोस भी होता है, क्योंकि वो जिन जिशुआन को इस गद्दी पे बैठाना चाहता था, लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि उसका बेटा पागल कैसे हो सकता है, एक नॉर्मल से ओमेगा से इतनी ज़्यादा प्यार कैसे कर सकता है। जियांग यानली, उसे नफरत होती थी जियांग यानली को देखकर। उसके बेटे ने एक नॉर्मल सी लड़की से शादी की, और स्पेशली जब उसे पता चला कि ये किसी और की नहीं बल्कि जियांग फेमिया और मैडम यू की बेटी है, तो तिलमिला जाता था, उसे गुस्सा आता था, उसे अपना वही अपमान दिखता था। इसलिए वो अपनी बहू को कभी भी कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं देता था, नफरत करता था उस परिवार से। और उस परिवार का ही जब बच्चा जंगछा शादी के लिए इस जगह आ रहा था, तो कोई उन लोगों को जाने ना जाने जिन ग्वांगशान की दुखती रथ पर जैसे किसी ने मरहम लगाने की जगह मिर्च लगा दी हो, बिल्कुल उसे ऐसा ही महसूस हुआ था। वो सारे पैतरे आजमा कर हेंगवन जुन के साथ जंगछा का नाम जोड़कर इस शादी को रोकना चाहता था, पर अफसोस ये सब होने से रह गया। उसने जियांग वूजियान के लिए जिन जीशुन की जो गंदी मलीच सोच थी, उसे भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया था। वो चाहता था कि कुछ ऐसा अनर्थ हो जाए कि शादी टल जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिन जीशुन का हाथ कट जाएगा और उसे बहुत ही ज़्यादा मार्मिक तरीके से सजा मिलने के बाद हेंगवन जुन द्वारा देश निकाला, राज्य निकाला दे दिया जाएगा। यहाँ पर जिन ग्वांगशान की चालें उल्टी पड़ रही थी, पर उसे एक छोटी सी उम्मीद थी। जिन जिशुआन ने जियांग यानी से शादी की हो, तो अभी भी वो युनमक को अपनी, जैसे होता है ना एक इंसान की जान उसके तोते में बसती है, उसी तरह से वो जानता है कि जियांग फेमिया और मैडम यू की जान उनकी प्यारी पुत्री और ओमेगा पुत्र में बसती है। तो वो उन्हें अपनी उनकी गर्दन हमेशा अपने हाथों में रखना चाहता है कि कभी भी मरोड़ सके और उन्हें तकलीफ़ दे सके। और अब तो ये भी जानता है कि जंगछा की गर्दन अगर वो अपने हाथ में रखेगा ना, तो वो सम्राट की गर्दन को भी मरोड़ सकता है। पर अफसोस जंगछा इतनी जल्दी उसके काबू में आने वाला नहीं है, लेकिन वो अपनी शिजे से तो प्यार करता है ना। फिलहाल उसे अपने सारे हाथों की उंगलियां घी में नज़र आ रही थी। नी मिंगजू उसकी कंट्रोल में, सम्रागी उसके कंट्रोल में, और सम्रागी से कंट्रोल करते करते वो सम्राट तक को भी अपने कंट्रोल में लाना चाहता है, बिल्कुल पहले की तरह जैसे हर बार शिचन उसकी बातें सुना करता था। पर बीच में जो रोड़ा बन रहा है ना, वो है लवांगची। क्यों, आखिर क्यों है उसे नफरत लवांगची से? क्यों वो हर इंसान को प्यादे की तरह बस मसल कर रख देना चाहता है? न्यू हसेंग ने उन सारे गिफ्ट्स को जानबूझकर फैला दिया था, लेकिन उसके कमरे से बाहर निकलने के बाद बेचारे नौकरों ने उन गिफ्ट्स को दोबारा से संभाला और सजा कर एक जगह रख दिया था, क्योंकि वो लोग डरते थे कि नी मिंगजू को अगर पता चला कि छोटे मालिक, ओमेगा मालिक न्यू हसेंग ने क्या हरकतें की हैं, तो वो अपने छोटे भाई को तो सज़ा नहीं देंगे, लेकिन हाँ, उन बेचारे नौकरों को सज़ा ज़रूर मिल सकती है, जैसे कि हमेशा से मिलती आई है। इंसान अपना गुस्सा किस पे निकालता है? अपने से कमज़ोर पे निकालता है। उसी तरीके से यहाँ पर नी मिंगजू अगर अपना गुस्सा निकालेंगे तो छोटे भाई पे इतना नहीं निकालेंगे जितना कि उन नौकरों पे निकाला जाएगा। इसलिए वो बेचारे सब कुछ ठीक से सामान को रख देते हैं। न्यू हसेंग बहुत ज़्यादा दुखी था और वो अपने घर से बाहर निकल गया था। आज उसका मन बहुत ज़्यादा बेचैन महसूस हो रहा था, इसलिए वह जानबूझकर इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। उसके साथ उसके पीछे 2 ओमेगा सर्वेंट भी चल रही थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि वो खुद को शांत करे, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो शांत कहाँ हो सकता है। तब वो पास में ही एक जुआ घर देखता है और वहाँ पर वो जाने का फैसला करता है। उसके पीछे जो नौकरानियाँ थी ओमेगा, वो उसे बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, उसे बार बार समझाते हैं कि बड़े घर के लोग इस जगह पे नहीं जाते, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। गुस्से में आकर अंदर जुआ घर में घुस जाता है। जैसे ही एक ओमेगा को जुआ घर में आते हुए देखा, तो वहाँ पे जितने भी पंटर थे, लफंडर थे, वो सारे के सारे उसे घूर घूर कर देख रहे थे। आज न्यू हसेंग इतने ज़्यादा गुस्से में था, उसने अपने
पंखे को खोला, फ्लिप किया और हवा मारता हुआ अंदर गया। वो एक बड़े घर से आता था, उसके कपड़े ही यही चीज़ बोल रहे थे, चीख चीख कर लोगों को बता रहे थे। तो वहाँ पर जो शख्स था उसने सबसे पहले उसे गेट पे रोक कर कहा, जी मैं आपका परिचय जान सकता हूँ और आप एक ओमेगा हैं। यहाँ पर किसी भी ओमेगा को अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा ही खेलते हैं। न्यू हसिंग ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और अपना बैच, अपना बल्ला निकाला, जो कि जिस टसल पे उसकी उपाधि लिखी हुई थी कि वो क्या है, उसका रैंक देखने के बाद कि वो यहाँ पर उच्च पदवी के घरानों में से आता है, उस बंदे के हाथ कांप गए। लेकिन फिर भी उसने झुककर घुटनों के बल बैठा और वापस से न्यू हसिंग से कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। न्यू हसिंग बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता है और गुस्से में अंदर आकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं जुआ खेलना चाहता हूँ। फिर वो कुछ चांदी और सोने की टाइल्स भी, यानी कि मुद्राएं भी अपने जेब से निकालता है और कहता है मुझे आज खेलना है। वो आदमी बार बार कहता है कि ओमेगा के साथ हम नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके हाथ की मुद्राएं देखकर लोगों के पास लालच आ जाता है। उसके पाउच में जो मुद्राएं थी वो सभी हासिल करना चाहते थे। अब ओमेगा सबके साथ खेलने के लिए बैठ जाता है। उसने पहली बारी खेली तो उसने सामने वालों को देखा कि वो जीत गए और ये हारा। ऐसे करते करते इसने लगभग अपना आधा चांदी हार चुका था। तब इसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि इसने फ्रस्ट्रेट होकर अपना सोना और चांदी तो वैसे भी इसकी सारी गई थी, बाकी का बचा हुआ एक साथ रख दिया और कहा कि मैं बड़ा दांव खेलना चाहता हूँ। वहाँ पे जितने भी शराबी कबाबी लुटेरे लोग थे जिन्हें अभी तक बहुत पैसा मिल रहा था और जो लोग पैसा जीत भी चुके थे वो तुरंत वहाँ आ गए थे। उन्होंने जो कुछ भी जीता था वो भी उस चीज़ को दांव पे लगा देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये ओमेगा जो है ना वो हार रहा है। तो वो लोग इससे प्रॉफिट बनाना चाहते थे क्योंकि वो अपने छोटे मोटे पैसे लगाएंगे, लेकिन सामने वाले के पास तो गोल्ड के गिनिया हैं। जैसे ही ये पारी खेली गई तो न्यू हसिंग, जो कि मास्टरमाइंड है, उसे सब चीज़ें करना अपने अकॉर्डिंग ही पसंद है और टनाया है उसका मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर काम आया और वो जीत गया अपने पुराने हारे हुए पैसे भी, क्योंकि वो जानता था कि उसने लोगों को मूर्ख बनाया है और उसे ऐसी हरकतें करने में बहुत मज़ा आता था। वो अपने पुराने पैसे भी जीत गया और अपनी बाकी के लोगों द्वारा कमाई गई चीज़ें भी जीत गया, जिसके बाद सारे अल्फा भड़क गए क्योंकि उन्होंने तो अपनी सारी कमाई यहीं लगा दी थी। न्यू हसिंग ने तुरंत ही अपनी सारी गिनियाँ तो सबसे पहले अपने पाउच में डाली और बाकी का पैसा भी उसने अपनी 2 ओमेगा नौकरों से कहा कि वो बटोर लें। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी उसे भिड़ गया। उस आदमी ने गुस्से में यहाँ पर बोला कि तुम हमारे पैसे नहीं लेके जा सकते। न्यू हसिंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि क्यों, मैं तो यहाँ फेयरली जीता हूँ ना। वो कहता है कि ये मेरी पूरे दिन की कमाई थी, मैंने पूरा दिन लगाकर खेल कर ये पैसे जीते हैं, तुम इसे इतनी आसानी से नहीं लेके जा सकते। न्यू हसिंग ने अपना पंखा खोला और अपनी नौकरानियों को आदेश दिया। तभी एक नौकरानी के हाथ को एक अल्फा ने पकड़ लिया। न्यू हसिंग को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पंखे का इस्तेमाल करके उस बंदे के हाथ पे मारा और वो सारा पैसा तुरंत ही एक पोटली में बांध लिया। अचानक से वहाँ गहमा गहमी हो गई। न्यू हसिंग तुरंत ही वहाँ से कभी कहीं भागता कभी कुछ और सारी टेबलों को गिराता रहा और उसके बाद वो जैसे तैसे बाहर भाग रहा था वहाँ से कि तभी वो अचानक से किसी से टकरा गया। वहाँ पर सॉन्गलैंड आया था। इस जगह से बहुत ज़्यादा कर मिलता है राज्य की सरकार को। ब्रॉथल और जुए की दुकानें ये ऐसी जगहें होती थी जहाँ पर लोग करोड़ों रुपए हर दिन हारते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट को अच्छा टैक्स मिलता था। घूसू के लोगों को आधे से ज़्यादा तो यहीं से उनकी अर्निंग होती थी और बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो अपनी जेबें ऐसी जगहों से भरा करते थे। इसलिए जब वो यहाँ पर अपना टैक्स कलेक्ट करने के लिए आया तो न्यू हसिंग से टकरा गया। न्यू हसिंग पहले तो उसे देख के घबराता है और तभी उसके पीछे बहुत सारे अल्फा खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि इसको पकड़ो, आज इसे अच्छा सबक सिखाएंगे। ये हमारे पैसे लेके भागेगा, इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसकी 7 पुश्तें याद रहेंगी। इसकी 7 पुश्तें कभी भी हमारे इस जुए वाली जगह पे नहीं आएंगी। न्यू हसिंग ने तुरंत ही
अपना मुंह पीछे किया और वहाँ से भागने को हुआ तो सोंगलेन को देखकर उसने एकदम से सोंगलेन को ज़ोर से हक कर लिया और कहा कि मुझे बचाओ, मुझे इन लोगों से बचाओ। उसके 2 नौकरों को भी यहाँ पर उन अल्फाओं ने पकड़ा हुआ था और हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे। तभी सोंगलेन ने अपने पीछे खड़े हुए 2 शाही अधिकारियों को कहा कि उन ओमेगाओं को छोड़ो। ये सारे अल्फा थोड़े से गंवार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक अधिकारी को देखा उन्होंने तुरंत ही यहाँ पर उन दोनों ओमेगाओं को छोड़ दिया। तभी सोंगलेन ने यहाँ पर अपनी एक पदवी दिखाई और कहा कि अगर तुमने कुछ किया तो याद रखना तुम सभी को सजाए मौत मिलेगी, क्योंकि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जिस ओमेगा को तुम अभी पकड़ के सता रहे थे और जिन ओमेगा नौकरों को तुम सता रहे हो ये फॉरेन मिनिस्टर के लोग हैं। तभी सब लोग डर गए और पीछे हो गए। एक एक कदम सभी अल्फा पीछे हो गए थे। उन्होंने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर? यहाँ पर सोंगलेन ने कहा जी हाँ, नी मिंगजू, नाम सुना है ना मिनिस्टर का? उन्हीं का छोटा भाई है ये ओमेगा। सभी एकदम से बातें करने लगे। हो, ये उसका भाई है? इतने बड़े अफसर का भाई इस तरह से जुआ घर में? क्या इसे लत लगी हुई है? क्या ये जुए खेलता है? इस पर तो कार्यवाही होनी चाहिए। सभी लोग ये ऐसी ही बातें कर रहे थे। तभी सोंगलेन कहता है कि ये यहाँ पर मेरे कहने से आया था, तो आप लोगों को इसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखना चाहता था कि यहाँ पर लोग किस तरीके से खेल खेलते हैं, क्या वो वाकई में दूसरे लोगों को बुली करते हैं या नहीं करते। यह हमारी इंस्पेक्शन थी और अगर आप लोगों ने किसी के साथ भी बुरा किया और जितनी भी यहाँ पे टेबल्स गिरी हैं अगर उन्हें उठाया नहीं तो आप सभी को जेल में डाल दिया जाएगा और आपको जिस दिन सम्राट वापस आएंगे उसके 1 हफ्ते बाद दंड दे दिया जाएगा, जिसके चलते आप लोगों को 1000 सोने की मुद्राएं हमारे कक्ष में देनी होंगी कर के रूप में। हमारा विभाग आप सभी से 1000 सोने की मुद्राएं लेगा। यह सुनते ही सारे डर गए और फटाफट से चलो 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 काम करते हैं यूँ करके पीछे की तरफ मुड़े। सभी टेबल कुर्सियाँ जो बिखरी हुई थी वो सभी संभाल रहे थे और जितनी भी वहाँ पर जुआ खेला जा रहा था उन सभी कार्ड्स को संभाल रहे थे, उन्हीं सभी छोटी छोटी टोकन्स को संभाल रहे थे, क्योंकि कोई भी यहाँ पर ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से उन्हें 1000 सोने की मुद्राएं भरनी पड़े। 1000 सोने की मुद्रा कहने के लिए लोगों के लिए आम हो सकती हैं, राज परिवार के लिए भी, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा थी। कर के रूप में वो कभी नहीं चुका पाएंगे। तभी न्यू सिंह ने सोंगलेन को और ज़ोर से हक किया और कहा कि मुझे मत छोड़ो। सोंगलेन ने कहा कि अब सब ठीक हो गया है, तुम जाओ घर। न्यू सिंह ने कहा नहीं, तुम मुझे घर छोड़ के आओ। सोंगलेन ने कहा कि यहाँ मुझे काम है, लेकिन न्यू सिंह ने उसे छोड़ा ही नहीं। सोंगलेन ने यहाँ पर उधर के काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया और उससे कर के बारे में कहा। उस व्यक्ति ने कहा कि आपका कर आज शाम को ही मैं आपके दफ्तर में छोड़ आऊँगा, आपके कर विभाग में मैं चला जाऊँगा। न्यू सिंह अभी भी उसे लिपटा हुआ था, इसलिए सोंगलेन ने कहा कि ठीक है, आज शाम अगर तुम नहीं आए तो याद रखना तुम्हें दुगना कर भरना पड़ सकता है। ये बोलकर सोंगलेन चला गया। न्यू सिंह ने अभी भी उसे पकड़ा हुआ था। सोंगलेन को एहसास हो रहा था कि न्यू सिंह बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। ये इंसान जो उसे बुली करने चला था, हाँ जी, ये इंसान इतना डरा हुआ है। उसने उसकी पीठ पे हाथ फेरा और उसे थोड़ी सी सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन न्यू सिंह तो अल्फ़ा के उस टच से जैसे मानो उसका पूरा शरीर पिछलियाँ दौड़ पड़ी हों। उसके पूरे शरीर अंग अंग में गूज़बम्प्स आ रहे थे, क्योंकि कुछ भी हो उसे वो पहली चुंबन याद आ रहा था और उसे आज का टाइम भी याद आ रहा था कि अगर सोंगलेन उसे आकर नहीं बचाता, सोंगलेन अगर लोगों से उसे नहीं छुड़ाता तो अनर्थ हो सकता था। वो लोग इसे लूट सकते थे, इसको पीट सकते थे या फिर किसी भी ओमेगा के साथ कुछ भी कर सकते थे। वो थोड़ा घबरा गया, उसकी सांसें भी फूली हुई थी, उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। लेकिन तभी सोंगलेन ने कहा कि अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। ये कितना ज़्यादा अजीब है, तुम पूरे रास्ते मुझे पकड़ के आ रहे हो। मैं एक छोटे से पद का अफसर हूँ और तुम्हारे भाई बड़े पद के अफसर हैं। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तभी न्यू सिंह को याद आया कि उसके भाई ने तो बिना उसकी इजाज़त के एक ओमेगा को चुन लिया है। तभी वो भी सोंगलेन की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर वो जानबूझकर अपने हाथ को सोंगलेन की कमर में रख लेता है और कहता है कि मुझे गोद में उठाओ और मुझे घर छोड़ के आओ। सोंगलेन ने कहा कि पागल हो गए हो, हम रास्ते में हैं, मैं तुम्हें गोद में कैसे उठा सकता हूँ। न्यू सिंह जानबूझकर फर्श पे बैठ गया और कहा कि अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं लेके गए ना तो मैं
ब्रदर को सब सच बता दूंगा, फिर देख लेना तुम। ये सुनते ही सोंगलिन एकदम डर गया और उसने कहा कि क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा, प्लीज़, देखो लोग क्या सोचेंगे। सोंगलिन अब तो बिल्कुल ज़मीन पे लेट गया और बोला कि मुझे नहीं पता। सोंगलिन जब नी हुएसेंग को ऐसे ज़मीन पे लेटता हुआ देखता है ना, तो वो घबराया और बोला कि पागल मत बनो, ये क्या कर रहे हो, उठो ना। नी हुएसेंग कहने लगा, नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे ऐसे ही अपनी गोद में उठाओ और लेकर जाओ, वरना मैं ऐसे ही लेटा रहूँगा। फिर यहाँ पर कोई मेरे ऊपर, मेरे शरीर पे घोड़ा गाड़ी की क्यों न चला दे। यहाँ पर उसकी ज़िद्दीपन को देखकर सोंगलिन नीचे झुकता है और उसे अपनी गोद में उठाता है। वह नी हुएसेंग को प्रॉपर अपनी गोद में उठाकर चलने लगा। नी हुएसेंग हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसने सोंगलिन को हक किया। उसकी आंखों से लगातार आंसू की झड़ियाँ बह रही थी। उसे अपने भाई के लिए गुस्सा आ रहा था। उसे आज जो हुआ उन हरकतों पे गुस्सा आ रहा था। उसे पता है कि अगर उसके भाई तक ये बात चली गई तो उसके भाई उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं, इसलिए वो बस रो रहा था। और उसे रोता हुआ देख के सोंगलिन समझ गया कि शायद वो डरा हुआ है, इसलिए उसने बिना कुछ बोले चुपचाप नी हुएसेंग को उसके घर तक लेके गया। उसके घर के दरवाजे पर उसने नी हुएसेंग को उतारा। नी हुएसेंग ने उतरने के बाद उसका चेहरा देखा और उसे फिर से टाइटली हक कर लिया। सोंगलिन हक्का बक्का रह गया था कि आखिर नी हुएसेंग उससे चाहता क्या है। नी हुएसेंग ने अपनी नोज़ को उसकी चेस्ट पे रब किया और उसे हक करके यूं ही खड़ा रहा। उसके आंसू उसके उस अधिकारी के कपड़ों को, रोब्स को गीला कर रहे थे, पर वो काफ़ी देर तक उसे हक करके यूं ही खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। सोंगलिन ने कुछ भी नहीं कहा और उसने धीरे से नी हुएसेंग के सिर पे हाथ फेरते हुए उसे कहा कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम शायद डर गए होगे कि आज तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगली बार ऐसी जगहों पे मत जाना। अपना ख्याल रखो, तुम्हारा भाई एक उच्च अधिकारी है। यहाँ पर जैसे ही अपने भाई का जिक्र आया ना, नी हुएसेंग ने यहाँ पर अपना मुंह मोड़ लिया, लेकिन उसे हक किए रखा। तभी दूर से यहाँ पर आवाज़ हुई। सोंगलिन ने देखा कि नी हुएसेंग अभी भी उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ से नी मिंगजू आ रहे थे। तभी उसने नी हुएसेंग को कहा, तुम्हारे भाई आ रहे हैं, दूर हो जाओ। और वो फटाफट से खुद से नी हुएसेंग को दूर करके खड़ा हो गया। नी मिंगजू ने सोंगलिन और नी हुएसेंग को देखा था कुछ तो सीन है, लेकिन यहाँ पर अपने भाई को देखकर नी हुएसेंग और भी ज़्यादा नफरत भरी निगाहों से देख रहा था और उसकी सूजी हुई आंखें देखकर नी मिंगजू भी समझ गए थे कि कुछ तो हुआ है, उनका भाई रो रहा है। सोंगलिन यहाँ पर सिर झुकाकर नी मिंगजू को मिलता है, लेकिन नी हुएसेंग अपने भाई को देखकर गुस्से में वहाँ से अपना पैर पटक कर चला गया। नी मिंगजू समझ गए कि उनका भाई अभी तक उनसे नाराज़ है और वो यहाँ पर सोंगलिन की तरफ मुड़कर कहते हैं, आप ठीक हैं? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? सोंगलिन बेचारा कुछ नहीं बोलता और सिर्फ नी मिंगजू को देखता है, सिर हिलाता है, झुकता है और कहता है कि वो मैं आपके भाई को घर तक छोड़ने आया था। यहाँ पर नी मिंगजू से कहते हैं कि शुक्रिया, लगता है मेरे भाई का थोड़ा मूड ठीक नहीं है, तो अगर वो आपके साथ कुछ भी कहे या बुरा बर्ताव करे तो उसे माफ़ कर देना। सोंगलिन हैरान था कि नी मिंगजू ऐसी बात कर रहे हैं और उसे डर भी लग रहा था कि नी मिंगजू को अगर पता चला कि उसकी आइडेंटिटी का है क्या है तो क्या होगा उसका। वो घबराता है, वो करता है और वहाँ से चला जाता है, कुछ भी नहीं बोलता, एक शब्द भी नहीं, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि क्या होगा आगे। वहीं पे नी मिंगजू अब अपने कमरे में लौट कर आए। उन्होंने ओमेगा से पूछा कि ये सामान क्या है, तो उन ओमेगाज ने उसे इन्फॉर्म किया कि जिन गुआंगशान ने उसके लिए चीज़ें भेजी हैं। उसने वो शादी की सारी चीज़ें देखी। वो भी समझ गया था कि जिन गुआंगशान ने कुछ तो बहुत महंगे तोहफे भेजे और कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। उसके चेहरे पर एक टूटी सी मुस्कान आई और उसने कहा कि कुछ तोहफे आप भी तैयार कीजिए। जिन खानदान में जो तोहफे जाने चाहिए वो अव्वल दर्जे के होने चाहिए। नौकरानी ने सिर हिलाकर हाँ भरा और वो फिर वहाँ से उन तोहफों को लेने के लिए चली गई थी, अरेंज करने के लिए। तभी नी मिंगजू ने दूसरी नौकरानी से कहा कि क्या हुआ है। उसने बताया कि नी हुएसेंग ने यहाँ पर इन तोहफों को देखने के बाद गुस्से में आकर इन्हें तहस नहस कर दिया था, लेकिन उसके कमरे से जाने के बाद
उन लोगों ने फिर से इन तोहफ़ों को ठीक से रख दिया है। नी मिंगजू ने अपनी आंखें बंद की और वो समझ गया था कि गड़बड़ है। वो समझ गया था कि न्यू हसेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिन सेक्ट ने जैसे उसके साथ बर्ताव किया है, इसलिए शायद उसका भाई रो रहा होगा। इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप कहता है कि ठीक है, आज का खाना मैं अपने भाई के कमरे में खाऊंगा, तो वहीं का लगवा दीजिए। न्यू हसेंग तो यहाँ आने के बाद ना बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। उसकी नौकरानियाँ भी पीछे पीछे चल कर आई थी। यहाँ पर नौकरानियों ने बताया कि आपके भाई आज का डिनर आपके साथ करना चाहते हैं। न्यू हसेंग ने कहा कि क्यों, उनसे कहो ना जिन खानदान में जाकर उन्हीं के साथ कर ले डिनर, मेरे साथ क्यों करने आ रहे हैं। लेकिन वो नौकरानियाँ उसे शांत कराती हैं। यहाँ पर न्यू हसेंग जानबूझकर सोने की एक्टिंग करते हुए अपने कमरे में लेट गया था। आज का एपिसोड गाइस मैं छोटा बना रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत सारी नॉइसेस आ रही हैं बैकग्राउंड में, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी। लेकिन मैं आपके साथ कोशिश करूँगी कल बड़ा पार्ट लेके आऊँ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू। मिलते हैं आपसे कल। टाटा, बाय बाय।